हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आता रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ पूरे अंत तक देखें, जिससे कि आप लोगों को पूरा डिटेल और पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ही सीरियस डिसीज के बारे में, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों, जिसे कि आम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस सेकेंड लार्जेस्ट ऐसी बीमारी है कोविड के बाद, जिससे कि बहुत सारे पेशेंट की मौत हुई है। जिससे हमारे देश में दोस्तों हर साल 25 से 30 लाख पेशेंट डिटेक्ट होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, और हर साल 1 लाख से 1.25 लाख लोग मरते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस से दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं दोस्तों, सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हमारे ही देश में है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ पेशेंट है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% पेशेंट हमारे भारत देश में है। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये ट्यूबरकुलोसिस कितना ज्यादा फैल रहा है दोस्तों। इसके लिए हमारे भारत की गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाए, जिससे कि लोगों में जागरूकता हो और इसका पूरा ट्रीटमेंट का लाभ उठा पाए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट दोस्तों थोड़ा कॉस्टली है। बहुत गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाए, जैसे कि डॉट्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने इसका प्रचार किया है। और अभी और एक है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो और इसमें और भी आगे इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ लास्ट में, कि इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसका कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत की गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम अपने देश को ट्यूबरकुलोसिस मुक्त करें। जिस तरह हमने पोलियो को हराया दोस्तों, हमारे देश ने, हमारी गवर्नमेंट ने 2014 को ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारे देश में एक भी पोलियो पेशेंट नहीं है। उसी तरह दोस्तों हम सब मिल के, अगर हम सभी, जिसमें कि जो पेशेंट्स हैं, वो जो डॉक्टर हैं, बाकी के लोग हैं, जो पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ है, सबका अगर सहयोग रहेगा तो दोस्तों शायद हम ये लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। तो ये हम सबका साथ रहेगा तभी हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इस लक्ष्य को पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो नहीं। जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, कामयाबी मिले या ना मिले वो अलग बात है, अगर हम मेहनत ही ना करें तो ये गलत बात है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस की, कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है और कौन कौन से इसके बैक्टीरिया के नाम है, क्या क्या इसके सिम्टम्स है, क्या टाइप्स है, क्या ट्रीटमेंट है। तो इसके बारे में मैं फुल डिटेल आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम दोस्तों है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है दोस्तों है कॉन्टीजियस डिसीज है। कॉन्टीजियस मतलब दोस्तों एक दूसरे में फैलने वाली, एक दूसरे से फैलती है, इसके लिए इसको कॉन्टीजियस डिसीज बोलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कैसे फैलती है, ये दोस्तों जिस तरह से कोविड-19 वायरस जिस तरह से लोगों में फैलता है, सेम उसी तरह ये भी है। ये भी ड्रॉपलेट है दोस्तों। अगर हम किसी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट से बात कर रहे हैं, समझ लीजिए, तो ये भी ड्रॉपलेट है। जैसे उसके छींकने से, खांसने से, बात करने से जो माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं, माइक्रो ड्रॉप्स निकलते हैं, उसी तरह से वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है बैक्टीरिया, फिर हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो ये भी ड्रॉपलेट है दोस्तों, ड्रॉपलेट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या टाइप्स है। तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली 2 टाइप्स के, एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मोस्टली ज्यादा लोग यही जानते हैं कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ही होता है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स की बीमारी है, सिर्फ फेफड़ों में ही होता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो प्लीज इसी डाउट को मेरा क्लियर करना, मेन लक्ष्य यही है कि मैं ये जो डाउट है ये क्लियर करूँ, कि बहुत सारे लोगों का एक ही डाउट रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स में होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लंग्स में भी होता है और हमारे किसी भी बॉडी के किसी भी अदर पार्ट्स में हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोले तो दोस्तों, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोले तो हमारे लंग्स में इसका इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में दोस्तों फीवर आना, मेन फीवर आना, खांसी आना, खांसी 3 से 4 हफ्ते कंटिन्यूसली होना। तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मे बी ये ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन है दोस्तों। और खांसी के साथ दोस्तों बलगम आना, और बलगम में कभी कभी खून आना। ये थर्ड दोस्तों सांस लेने में दिक्कत,
सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में दर्द होता है, और मेन दोस्तों वेट लॉस, तो पेशेंट का सबसे ज़्यादा वजन घटने लगता है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में हमने दोस्तों देखा है 5 से 6-7 किलो तक एक महीने में वजन घट जाता है। तो ये है। और नाइट स्वेटिंग मतलब रात में पसीना आना, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, और बहुत ज़्यादा कमजोरी दोस्तों, बिना कुछ काम किए कमजोरी महसूस होना। तो ये दोस्तों पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये लंग्स को छोड़ के किसी और जगह, जैसे ब्रेन हुआ, एब्डोमेन हुआ दोस्तों, जॉइंट हुआ, स्पाइन हुआ, ऐसे कोई भी पार्ट में, लिम्फ नोड्स हुए, ऐसी जगह पे जो लंग्स को छोड़कर बाकी जहां भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया उस जगह, उस ट्यूबरकुलोसिस को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और तो उसी हिसाब से दोस्तों इसके सिम्टम्स भी दिखते हैं। लेकिन कफिंग, खांसी को छोड़ के बाकी के जो सिम्टम्स पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के वो सिम्टम्स दिखते हैं, प्लस जो जगह का वो ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं ब्रेन, अगर वो ब्रेन में इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस का है तो पेशेंट को क्या क्या हो सकता है वो मैं बता। जैसे पेशेंट को फीवर तो आता ही है, वेट लॉस होता ही है, नाइट में स्वेटिंग वगैरह, और भूख कम लगना ये होता है। उसके साथ साथ दोस्तों पेशेंट को अकड़ी आना, जिसे हम कन्वर्जन बोलते हैं, वो हो सकता है। पेशेंट को लॉस ऑफ मेमोरी, कभी कभी पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने की वजह से कभी कभी पेशेंट कोमा में भी चला जाता है दोस्तों, और पेशेंट को कुछ ध्यान नहीं रहता, वो कुछ भी बातें करता है, डिलेरियम जिसे बोलते हैं हम लोग, वो कुछ भी फिर बातें करने लगता है, कभी पास्ट की, कभी फिर कुछ भी जो उसके साथ पास्ट में हुआ वो ऐसी उधर उधर की बातें करने लगता है। तो ये जैसे ये इसका हुआ। अभी जैसे कि मैं बोलूँ अगर एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ दोस्तों, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बाकी के कफ को छोड़ के बाकी के जो सिम्टम्स है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वो, और प्लस डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन, ये सब सिम्टम, तो जिस जगह का रहेगा वहां के कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम उसमें दिखते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके स्टेजेस के। इसके टोटल 3 स्टेजेस हैं। पहला है दोस्तों एक्सपोजर, सेकेंड है दोस्तों लैटेंट, जिसे कि इनएक्टिव भी बोलते हैं। थर्ड है दोस्तों एक्टिव। अब एक्सपोजर दोस्तों, एक्सपोजर फेज में क्या होता है दोस्तों, स्टेज में, एक्सपोजर स्टेज में दोस्तों अगर हम किसी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के एक्सपोज में आते हैं तो जिससे कि हमारे बॉडी में उसका इन्फेक्शन जस्ट इंटर होता है, उसके थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कभी फीवर आ जाना ऐसे, बट हम जब अगर ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट वगैरह अगर कुछ करते हैं वो निगेटिव आता है। देन एक्सपोजर स्टेज से वो कन्वर्ट होकर दोस्तों लेटेंट में जाता है, इनएक्टिव स्टेज में। इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है, उसके सिम्टम्स कुछ ज्यादा दिखने लगते हैं। देन उसके बाद कभी कभी मे भी उसका जो हम अगर टेस्ट कराते हैं वो मे भी पॉजिटिव मे भी निगेटिव होगा। देन आफ्टर कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद वो कन्वर्ट होके एक्टिव स्टेज में चला जाता है, जिससे कि जो भी इसके सिम्टम्स मैंने बताया वो सब लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। देन जो भी हम रिपोर्ट करते हैं वो पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों ये हो गए इसके 3 स्टेज। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की, कि ये किन लोगों में दोस्तों ज्यादा होता है और किन में होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि दोस्तों पहली बात, ये एज ग्रुप की बात करें तो ये किसी भी एज में हो सकता है, चाहे छोटे से लेके बड़े से, किसी भी एज ग्रुप में ये कॉमन है, पहला ये। सेकेंड दोस्तों HIV पेशेंट, एड्स पेशेंट, इन्हें बहुत ही जल्दी होने के चांस रहते हैं। 99% इन्हें अगर कुछ किसी को HIV या एड्स है तो 90% ऐसे पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट पॉजिटिव ही आता है। बिकॉज दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो ऐसे लोगों में ज्यादा जल्दी अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम दोस्तों बहुत ही वीक होता है। तो ये बेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर आप अपना इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी पावर को जितना बढ़ा के रखेंगे, इसका जो बैक्टीरिया है दोस्तों वो उतना कम चांसेस है कि वो हम पे अटैक करें। तो दोस्तों ये हो गया। देन कैंसर पेशेंट दोस्तों, सीवियर किडनी डिसीज, CKD पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिसीज पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट दोस्तों, जिसकी मेजर सर्जरी हुई है, जिसमें जैसे कि मैं बोल सकता हूँ किसी का कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनमें, क्योंकि जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट और जिनको किडनी डिसीज और जिनको डायबिटीज होता है दोस्तों, उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, जिसकी वजह से इसका जो बैक्टीरिया दोस्तों उन पे बहुत ही जल्दी अटैक करता है। तो इन लोगों के ये
जल्दी होता है। जो स्मोकर हैं, एल्कोहलिक हैं, इनमें माल न्यूट्रिशनल, जिनका खान पान बहुत ही पुअर है, ठीक से खाना पीना नहीं खाते, तो उन लोगों में भी ये बहुत जल्दी होता है। और दोस्तों हेल्थ वर्कर जो हॉस्पिटल्स में हुए या जो भी ऐसी क्लिनिक्स में काम करते, जो भी हेल्थ वर्कर हैं, उन्हें ये ज़्यादा जल्दी होने के चांसेस है। बिकॉज क्योंकि दोस्तों वो हर अलग अलग तरह के पेशेंट के साथ रहते हैं, उनका केयर करते हैं, तो उन्हें ये सब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो ये उसकी रिस्क फैक्टर की कि इन लोगों में दोस्तों जल्दी होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या हम टेस्ट करवाते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी टेस्ट है। जैसे अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें एक मॉन्टेक्स टेस्ट करके बोलते हैं, जिसमें हम अपने फोर आर्म में एक ट्यूबरकुलिन करके एक इंजेक्शन है, उसे थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में, सबक्यूटेनियस स्किन में। देन आफ्टर 48 टू 72 आवर्स के बाद हम उसे ऑब्जर्व करते हैं उस पार्ट को कि वहां पे कहीं कुछ सूजन तो नहीं आई है, रेडनेस वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट मतलब पॉजिटिव है, और जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया है दोस्तों। इन सम केसेस कभी कभी ये एरर होता है, सही नहीं होता है, तो इसके लिए और भी बहुत सारे टेस्ट है वो करना पड़ता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस चेस्ट एक्सरे हो गया दोस्तों, चेस्ट सीटी स्कैन हो गया, छाती का हमें सीटी स्कैन करना पड़ता है जिसे कि HRCT बोलते हैं। और इन सम केसेस और बहुत सारे केसेस में दोस्तों अगर जिन्हें बलगम निकलता है तो उसको बलगम की जांच करने के लिए हमें भेजना पड़ता है, जिसमें AFB हो गया, जीन एक्सपर्ट हो गया, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट कराना पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गया। अब हम दोस्तों एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में दोस्तों जैसे कि जॉइंट्स में या एब्डोमेन, पेट में अगर कहीं किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो वो ऐसे नहीं पता चलता है, तो उसके लिए हमें CT स्कैन, MRI वगैरह ये सब करना पड़ता है। अगर इन सब केस अगर वहाँ पे कुछ गांठ वगैरह है तो उस गांठ को थोड़ा सा निकाल के, जिसे हम टिश्यू बायोप्सी बोलते हैं, वो कराना पड़ता है। उसे भी फिर कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं, तो उसमें हमें डिटेक्ट होता है तो हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर दे दोस्तों। तो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो हम ट्यूबरकुलोसिस में कराते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट है दोस्तों। तो इसका बेसिकली दोस्तों एंटीबायोटिक कोर्स है जो कि हमें पूरा करना पड़ता है। और कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है और कैसे कैसे लेना है, कितने महीने लेना है और क्या क्या डोज है दोस्तों, इसके बारे में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली इसके दोस्तों मेन 4 टैबलेट है जो एंटीबायोटिक के, जो कि मैं नाम बताता हूँ आपको। पहला है दोस्तों आइसोनियाजिड, सेकेंड है दोस्तों पायराजिनामाइड, थर्ड है दोस्तों इथेम्ब्यूटोल, और फोर्थ है दोस्तों रिफेम्पिन। ये दोस्तों 4 मेन ड्रग्स है ट्यूबरकुलोसिस के लिए दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इस टैबलेट को कैसे लेना है, इसके कितने महीने का कोर्स है और किस तरह से और कितना डोज है। तो दोस्तों ये जो टैबलेट है दोस्तों मिनिमम 9 महीने तक लेना है, और इसको अकॉर्डिंग टू वेट लेना पड़ता है दोस्तों, कि आपका जितना वेट रहता है उस हिसाब से इससे उतने mg आपको लेना। जैसे कि किसी भी पेशेंट को अगर TB डिटेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर को जाके बताएं कि इनका वेट इतना है, तो वो आप उस हिसाब से आपको टैबलेट को एडवाइस करेंगे कि आपको इतना इतना डोज लेना है दोस्तों। तो ये टैबलेट दोस्तों मिनिमम 9 मंथ इतना तो आपको लेना ही है। मैं मेरे हर पेशेंट को 9 मंथ तक एडवाइस करता हूँ, प्रिस्क्राइब करता हूँ। अब ये 9 महीने कैसे लेना है, तो इसमें दोस्तों 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो 2 मंथ और 7 मंथ। जो 2 मंथ होता है दोस्तों, 2 मंथ को हम लोग इंटेंसिव स्टेज बोलते हैं, इंटेंसिव फेज बोलते हैं, और जो 7 मंथ होता है उसको कंटिन्यूएशन फेज बोलते हैं। अभी 2 मंथ में दोस्तों ये चारों टैबलेट को लेना पड़ता है, जिसे कि हम लोग 4FDC के नाम से भी जानते हैं। 4FDC का मतलब दोस्तों ये होता है फिक्स डोज कंटिन्यूएशन। 4 का मतलब ये चारों टैबलेट, इसके लिए 4FDC का मतलब फिक्स डोज कंटिन्यूएशन। ये टोटल ये 2 मंथ लेना पड़ता है दोस्तों, टोटल 8 वीक्स। देन उसके बाद जो 7 मंथ है दोस्तों, उसमें हमें 3FDC लेना पड़ता है। 3FDC में कौन कौन से टैबलेट रहेंगे दोस्तों, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और रिफेम्पिन, जिसमें कि इथेम्ब्यूटोल नहीं रहता है। तो ये बाद में फिर ये 3 यहाँ पे, तो 3FDC ये फिर 7 मंथ कंटिन्यू करना पड़ता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया नॉर्मल जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं उनमें। अब हम दोस्तों बात करते हैं, एक चीज और होता है
एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों, एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस का मतलब ये होता है दोस्तों मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि कोई पेशेंट अपना ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस का स्टार्ट करता है, फिर आफ्टर 2 महीने 1 महीने के बाद जब उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आराम लग रहा है, तो वो कुछ पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो स्टॉप कर देते हैं, वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, जिसके वजह से जो हम लोग ये चारों टैबलेट है उनमें वो असर करना बंद कर देती है। तो उस कंडीशन को दोस्तों मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है दोस्तों, उस कंडीशन में दोस्तों फिर हमें कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट का रिपोर्ट देखना पड़ता है। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सा जो अदर मेडिसिन है वो सेंसिटिव है, तो उस हिसाब से उस मेडिसिन को हमें स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों फिर वो जो ट्रीटमेंट रहता है वो फिर थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, एटलीस्ट 2 ईयर तक, फिर उसे कम से कम 2 ईयर तक लेना पड़ता है दोस्तों। ऐसे एमडीआर अप्रूवल, एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस के लिए दोस्तों एफडीए ने शायद 2019 में एक ड्रग अप्रूव किया है जिसका नाम है PA-824, जिसमें कि दोस्तों बिडाक्विलिन और लिनेजोलिड दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन है। अभी ये मुझे नहीं पता है कि दोस्तों ये भारत में अभी आया है, अप्रूव हुआ है या नहीं, तो इसके बारे में अगर मुझे कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों तो एमडीआर में जब तक हम उसका कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट नहीं देख लेते, जिसमें उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग उसमें सेंसिटिव है, तो वो अगर जो ड्रग सेंसिटिव होते हैं फिर उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे कि अमिकासिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया दोस्तों, लिनेजोलिड इंजेक्शन हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन है। जो भी इंजेक्शन इसमें सेंसिटिव होंगे फिर उन्हें हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। और दोस्तों ट्रीटमेंट में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, हाई डाइट प्रोटीन दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा प्रोटीन डाइट आप लेंगे उतना आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, उतने ही जल्दी ही आप रिकवर फेज में जाएंगे दोस्तों। और उसके साथ हम लोग हर पेशेंट को एक मल्टीविटामिन जरूर एडवाइस करते हैं। तो ये सब चीजें होगी दोस्तों ट्रीटमेंट की। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट की। इसमें दोस्तों कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि परमानेंट तो नहीं होते, कुछ हफ्तों के लिए दिखते हैं, फिर उसके बाद अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। और ये जो सिम्टम्स है दोस्तों, जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, वो हर पेशेंट में कॉमनली दिखते ही है दोस्तों। तो जो ये सिम्टम्स है दोस्तों, वो कुछ जॉइंटिस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, बट लोग डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, डरने का कुछ नहीं। जैसे ही जब ये दवा जो ये टैबलेट है हमारे बॉडी को जब एडजस्ट हो जाती है तो अपने आप धीरे 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 सबसाइड होने लगती है। तो इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, बुखार आना, उल्टी होना, पेट में दर्द, शरीर का पीलापन, और आंख पीला दिखने लगता है, जैसे मैंने बताया आपको जॉइंटिस जैसे लक्षण, पेशाब का पीला होना। तो ये सब कुछ इसके साइड इफेक्ट है। ब्लर विजन, धुंधला दिखना, तो ये सब कुछ हफ्तों के लिए, कुछ टाइम्स के लिए इसके साइड इफेक्ट होते हैं, धीरे धीरे फिर ये खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया पूरा कंप्लीट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिटेल। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि हमारे भारत में इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, डॉट्स, स्टार्टिंग में डॉट्स हो गया, फिर उसके बाद नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो गया दोस्तों। ये 2-3 ऐसे प्रोग्राम्स है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, और इसमें दोस्तों हर पेशेंट इसका लाभ उठा सकता है। इसमें कोई गरीबी अमीरी का कुछ नहीं है, इसका हर पेशेंट लाभ उठा सकता है और मुफ्त में उठा सकता है दोस्तों। जो भी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है दोस्तों, वो डायरेक्ट डॉट सेंटर में जाके ट्यूबरक्लोसिस का उसकी जो टैबलेट है वो जाके वहां से ले सकता है। क्योंकि दोस्तों जो ट्यूबरक्लोसिस का टैबलेट है दोस्तों, एक दिन का टैबलेट 40 to 50 रुपीज का पड़ता है दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। उसी तरह दोस्तों नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया जिससे कि निश्चय, NIKSHAY ऐप, निश्चय ऐप, जो कि एक मोबाइल ऐप है दोस्तों। ये आम पब्लिक, आम लोगों के पास नहीं रहता, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स हुए, डॉक्टर्स के पास है, जो कि जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, क्लिनिक हुआ, उन लोगों के पास ही रहता है। तो उसमें जब उनके पास कोई ऐसा ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट डिटेक्ट होता है तो वो उस पेशेंट का पूरा डिटेल इस ऐप में रजिस्टर कर दे, फिर उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो अपने पेशेंट को देते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब पेशेंट जाके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाता है तो उसको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे एक कार्ड दिया जाता है दोस्तों। उस कार्ड के अकॉर्डिंग फिर उसे हर महीने की दवाइयाँ दी जाती है। और दोस्तों इसके साथ साथ गवर्नमेंट उस पेशेंट को दोस्तों हर महीने 500 रुपये उसके अकाउंट में भी देती है दोस्तों, जिससे उसका खाने पीने में उसको हेल्प मिल सके, वो अच्छे से न्यूट्रिशनल डाइट ले। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों के कोई अगर रिश्तेदार में, रिलेटिव में, कोई आपके जान पहचान में अगर जिन्हें टीबी है और वो अगर बाहर से मेडिसिन परचेज करते हो तो प्लीज उन्हें
इसके बारे में जरूर जानकारी दें और उन्हें बोले जाके ये गवर्नमेंट की तरफ से इसका पूरा लाभ उठाए दोस्तों। मुफ्त में इसका पूरा इलाज है दोस्तों। तो प्लीज, और टीबी जो बीमारी है दोस्तों, ये कोई बहुत ही ऐसी खतरनाक बीमारी तो है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल दोनों है दोस्तों। अगर हम इसका ठीक से पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम ठीक हो सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप अपना सहयोग दें पूरे हमारी गवर्नमेंट को, कि जिससे हम इसे 2025 तक दोस्तों खत्म कर दें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बी हैप्पी, बी सेफ एंड जय हिंद दोस्तों।